हेलो दोस्तों स्वागत है आपका एचयूएस ट्यूब पे। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं अभी एचयू बीएससी एंट्रेंस के लिए क्रैश कोर्स चलाया था, उसमें मैंने फिजिक्स पार्ट पढ़ाया था। स्टूडेंट्स, एचयू बीएससी मैथ्स और बायोग्रुप के एग्जाम्स हो गए हैं। तो स्टूडेंट्स, एचयू बीएससी मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस मुझे मिले फिजिक्स पार्ट के। मैंने फिजिक्स पार्ट ही पढ़ाया था, तो मैंने सोचा कि एचयू बीएससी 2020 में जो आपने एंट्रेंस अभी दिया उसमें जो क्वेश्चंस आए हुए उसमें कुछ क्वेश्चंस मुझे मिले, तो मैं सोचा उसके आंसर्स आपको बता दूं और उसकी एक्सप्लेनेशन भी कुछ आपको बता दूं, जिससे आप स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन सही है नहीं आप समझ पाएं और आपने किस तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व किया है उसे आप देख पाएं कि आपने सही सॉल्व किया है या नहीं। स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स अपना। तो स्टूडेंट्स, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चंस हैं। स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चन तो मुझे मिल गए, कुछ क्वेश्चंस मिसिंग है। मतलब तो स्टूडेंट जिन स्टूडेंट्स के पास क्वेश्चन पेपर हो वो मुझे व्हाट्सएप कर दें। तो स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ पीएन जंक्शन द विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था, उसकी थ्योरी और न्यूमेरिकल्स भी करवाए थे, तो ये बहुत इजी क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने बना लिया होगा। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि 1 माइक्रोमीटर होती है जो विड्थ होती है वो 1 माइक्रोमीटर के ऑर्डर की होती है पीएन जंक्शन के लिए। स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये बात आपको समझ में आएगी कि 1 माइक्रोमीटर के ऑर्डर का होता है जो डिप्लीशन विड्थ होता है पीएन जंक्शन का। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स, अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपना, अनॉजिंग पावर ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा आर इन रेशियो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अल्फा बीटा गामा रेज का आयनाइजिंग पावर पूछा जा रहा है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये रेडियो एक्टिविटी से क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं जो ऑर्डर है अनॉजिंग पावर का अल्फा बीटा गामा का वो है 10 टू द पावर 4 टू द 10 टू पावर 2 टू द पावर 1। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख सकते हैं आप 10,000 रेशियो 100 रेशियो 1, तो 100 और 10,000 इस ऑर्डर में है। तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स आयनाइजिंग पावर किसका है? अल्फा का है, उसके बाद किसका है? बीटा का है, फिर गामा का है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे भी सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। द फर्स्ट मेंबर ऑफ द लाइमन सीरीज हैज वेवलेंथ। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जो लाइमन सीरीज होती है, अगर हम N1 में आते हैं किसी अपर लेवल से तो लाइमन सीरीज होती है। तो स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट लाइमन सीरीज है N2 से N1 में अगर आप आ रहे हैं तो उसके लिए जो वेवलेंथ होती है 1216 एंगस्ट्रॉम। तो स्टूडेंट्स, ये होती है। और आप जानते हैं अगर इन्फिनिटी से हम N1 में आते हैं तो उसके लिए होती है 912 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स पूछा हुआ है लाइमन श्रेणी के पहले सदस्य का तरंग दैर्ध्य। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन 1216 एंगस्ट्रॉम। तो स्टूडेंट्स, यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए भी ये क्वेश्चंस बहुत इजी पड़ा होगा। ये क्वेश्चंस एटॉमिक में है और मैंने इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको पढ़ाए थे एटॉमिक में। तो एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब मैंने पढ़ाया था। तो मैंने लेट कोर्स स्टार्ट किया था, इसलिए स्टूडेंट्स मैंने वहां से स्टार्ट किया था जहां से काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो उन टॉपिक्स से काफी क्वेश्चंस आता है जहां से मैंने स्टार्ट किया था, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, आपका रेडियो एक्टिविटी हो गया और एटॉमिक फिजिक्स हो गया। इसकी थ्योरीज और न्यूमेरिकल्स दोनों मैंने कराए थे, तो वहां से स्टूडेंट्स को हेल्प मिली होगी आई होप। और स्टूडेंट्स, यहाँ पे फिर आप देख सकते हैं तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हुआ 1216 एंगस्ट्रॉम। देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। विच ऑफ द सीरीज लाइज इन द विजिबल रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और फेमस भी है, बामर सीरीज। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मे गेट डिफ्लेक्टेड इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं अगर चार्ज होगा तो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट होगा। लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले एक्सरेज है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, तो इनको कोई इफेक्ट नहीं होगा। और ये गामा रेज इनको भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। यूवी रेज ये इनको भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे कैथोड रेज ये पार्टिकल है स्टूडेंट्स, चार्ज पार्टिकल, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये इफेक्ट होगी मैग्नेटिक फील्ड से। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स? करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस और इनके आंसर समझ में आए होंगे स्टूडेंट्स, और आप इससे मैच कर सकते हैं कि आपने कौन सा ऑप्शन टिक किया था। तो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं अपना। तो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं अपना 6th क्वेश्चन। बोरॉन हैज आइसोटोप 5b10 and 5b11 if the atomic weight of boron is 10.81 mu. The ratio of 5b10 and to 5b11 in nature is. तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं जो एवरेज हम लेते हैं, जो एवरेज दिया हुआ है एटॉमिक वेट का, तो 10.81 इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? एक्स ले लेते हैं तो सही रहेगा। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट्स जो एक्स लेंगे, एक्स और 100 माइनस एक्स हमारा था, तो यहाँ पे देख सकते हैं फिर से यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर दे रहा हूँ। 10.81 इसको 10x प्लस स्टूडेंट्स 100 माइनस एक्स परसेंट क्या है आपका 11 माना है हमने यहाँ पे। जो 5b11 है वो 100 माइनस एक्स परसेंट है, तो 11 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा आपका 1081 इक्वल टू 10x प्लस 1100 माइनस 11x
तो स्टूडेंट्स ये माइनस एक्स इधर आएगा तो इधर एक्स हो जाएगा, एक्स इक्वल टू आपका हो जाएगा 1100 माइनस 1081। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा आपका 19। तो स्टूडेंट्स 5/10 जो आया वो कितना आया, 5/10 जो आया वो आया आपका 5/10 की परसेंटेज जो आई वो आई 19%। तो जो 5/11 है वो कितना परसेंट होगा स्टूडेंट्स, 100 माइनस 19 तो हो जाएगा 81%। तो स्टूडेंट्स रेशियो आप देख सकते हैं कि 19/81। तो स्टूडेंट्स हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि जो रेशियो है 5/10 टू 5/11 का वो 19/81 है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स 7th क्वेश्चन है हमारा, अ स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट फॉर द पार्टिकल नेचर ऑफ कैथोड रेज इज 2। तो यहाँ पे स्टूडेंट देख सकते हैं कि कैथोड रेज के लिए पार्टिकल नेचर के लिए कौन सा आर्गुमेंट सही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गेट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों कॉन्सेप्ट से वहां पे भी स्टूडेंट्स अभी एक क्वेश्चन पूछा था, 5th क्वेश्चन जिस तरीके से था मैंने आपको अभी बताया था उसका आंसर कि जो पार्टिकल्स होते हैं वही डिफ्लेक्ट हो सकते हैं आपके चार्ज पार्टिकल्स। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स यही सही है कि गेट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये दोनों क्वेश्चन सिमिलर थे, जिसको ये कॉन्सेप्ट पता होगा उसका दोनों क्वेश्चन सही हो गया होगा। तो ये काफी इजी क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन मिस नहीं होने चाहिए। तो 4th ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। और फिर मैं आपको सिमिलरली इसीलिए दिखा दूं, जो 5th क्वेश्चन था वो इसी तरीके का था। तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि विच ऑफ द फॉलोइंग में गेट डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे भी ये रेज पार्टिकल वही है, कैथोड रेज है तो ये चार्ज पार्टिकल्स हैं इसलिए डिफ्लेक्ट हो रही थी। स्टूडेंट्स अब देखते हैं अपना 8 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट इज 24 व्हेन द लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप ट्यूब इज 1 मीटर, द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। तो स्टूडेंट्स आपको पता है m इक्वल टू होता है f0/fe ऑब्जेक्टिव लेंस डिवाइडेड बाई आपका आई लेंस का फोकल लेंथ। तो यहाँ पे fe आपका क्या हुआ है, पूछा हुआ है स्टूडेंट्स fe कितना है, और m जो दिया हुआ है 24। तो 24 इक्वल टू हो जाएगा f0/fe। तो f0 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 24 fe। और आपका लेंथ दिया हुआ है ट्यूब का, लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप ट्यूब का जो लेंथ है वो दिया हुआ, और ये होता है ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ प्लस आई लेंस की फोकल लेंथ इक्वल्स टू आपका 1 मीटर दिया तो इसे सेंटीमीटर में मान लीजिए, क्योंकि आपको आंसर जो देना है फोकल लेंथ ऑफ आई का जो आंसर है वो सेंटीमीटर में, तो 100 सेंटीमीटर मान लेते हैं लेंथ को, 1 मीटर दी हुई है तो 100 सेंटीमीटर होगी वो। और यहाँ पे f0 की वैल्यू रख देते हैं, क्योंकि f0 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 24 fe। तो 24 fe हो गया f0 आपका, और ये हो गया fe इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट 25 fe हो गया आपका 100 सेंटीमीटर। तो fe कितना आ गया स्टूडेंट्स आपका, fe आ गया 4। तो स्टूडेंट fe की वैल्यू 4 सेंटीमीटर आ गई, तो जो फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस है उसकी वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर। तो 3rd ऑप्शन आपका क्या होगा स्टूडेंट्स, करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स। हम स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं वेव 9th क्वेश्चन है हमारा, वेव नेचर ऑफ लाइट इज कंट्राडिक्ट बाय। तो स्टूडेंट्स वेव नेचर ऑफ लाइट को कौन कंट्राडिक्ट करता है, तो पोलराइजिंग पावर तो वेव नेचर ऑफ लाइट को सपोर्ट करती है, डिफ्रैक्शन भी वेव ऑफ लाइट को सपोर्ट करता है, ये भी सपोर्ट करता है, इंटरफेरेंस भी सपोर्ट करता है। तो स्टूडेंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में वेव नेचर ऑफ लाइट कंट्राडिक्ट होती है। तो स्टूडेंट 4th ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, 4th आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। स्टूडेंट 10th क्वेश्चन देखते हैं, द वेव फ्रंट एसोसिएटेड विथ अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज। तो स्टूडेंट ये प्लेन होता है, जो वेव फ्रंट होता है पैरेलल लाइंस के लिए आप जानते हैं कि वो प्लेन होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे 2nd ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स। एन एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस। तो स्टूडेंट एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन क्या, पहले इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है तो क्या प्रोड्यूस करेगा, यहाँ पे मैं आपको बता दूं ये प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर रेस्ट पे है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन मूव करने लगा, एक्सेलरेट नहीं हो रहा है, कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड। स्टूडेंट अगर इलेक्ट्रॉन अब एक्सेलरेट होने लगा तो क्या करेगा, वो रेडिएशन जनरेट करेगा। तो ऑप्शन में हमारे क्या है, पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ऑप्शन में हमारे है, तो स्टूडेंट जब इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हुआ तो मैंने आपको बताया कि वो रेडिएशन जनरेट कर रहा है। तो अल्फा रेज तो कोई रेडिएशन नहीं है, बीटा रेज, न्यूट्रॉन रेज नहीं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, रेडिएशन है स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट करेगा, एन एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं ये 4th ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल हाइपोथेसिस अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स राइज टू। तो स्टूडेंट्स अगर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो क्या जनरेट करती है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि स्टूडेंट्स अगर आप मैक्सवेल्स इक्वेशन देखेंगे आगे जाके तो जो रिलेशन है 3rd ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। और आगे जाएंगे तो आपको स्टूडेंट्स 4
मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ने को मिलेंगे, उससे आप कनेक्ट कर पाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड से, और अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को भी उससे कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे स्टूडेंट्स। यहाँ पे हो गया स्टूडेंट्स आपका थर्ड ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन हो गया मैग्नेटिक फील्ड। जो चेंजिंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। स्टूडेंट्स अब आते हैं, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13, द एवरेज पावर डिसिपेशन इन अ प्योर कैपेसिटर इन एन एसी सर्किट इज। तो स्टूडेंट आपको पता है कि पावर डिसिपेशन जो होता है IRMS, BRMS, P कुछ भी होता है, लेकिन यहाँ पे cos फाई का एक टर्म आता है जो कि I और B के बीच फेज का एक टर्म है जो रिजल्टेंट के बीच आता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप जानते हैं जैसे ही आपका प्योर कैपेसिटर की बात आई तो फेज यहाँ पे 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो cos फाई 90 तो ये 0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स क्या होगा यहाँ पे एवरेज पावर डिसिपेशन क्या होगा 0। तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स। और यही केस स्टूडेंट इंडक्टिव के केस में होगा, प्योर इंडक्टर भी रहेगा तो भी यही केस होगा और पावर उसमें 0 होगा स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स। और फिर देखते हैं 14th क्वेश्चन अपना, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ एन LCR सर्किट कैन बी इंक्रीज्ड बाई। इस तरीके का मैंने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बताया था आपको, उसका फॉर्मूला। तो अगर आपको फॉर्मूला याद रहा होगा तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए होंगे। तो यहाँ पे फिर से देख सकते हैं जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है F0 = 1 डिवाइडेड बाई 2π√LC। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमको क्या पूछ रहा है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ LCR सर्किट कैन बी इंक्रीज बाय, कैसे कैसे बढ़ा सकते हैं। तो पहले आप देख रहे हैं कि या तो L को घटाएं या तो C को घटाएं। तो ऑप्शन देखते हैं स्टूडेंट्स, R की तो कोई बात ही नहीं है, तो यहाँ से कोई मतलब नहीं है। इंक्रीजिंग R, डिक्रीजिंग R नहीं, इंक्रीजिंग L नहीं, घटाना है तो ये भी गलत, डिक्रीजिंग L यस। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या हो गया स्टूडेंट्स, करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। देखते हैं अपना 15th क्वेश्चन, अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हीटेड अबव क्यूरी टेम्परेचर बिकम्स लाइक। तो स्टूडेंट्स ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है मैग्नेटिक पोर्शन का, मैग्नेटिक मटेरियल्स का। तो आप जानते हैं जैसे ही हम इसी से हायर टेम्परेचर बढ़ाते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है स्टूडेंट्स, पैरामैग्नेटिक में। तो स्टूडेंट्स इसका सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं अपना 16th क्वेश्चन। तो एन आइडियल वोल्टमीटर हैज रेजिस्टेंस। तो एक आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है स्टूडेंट्स, तो आप जानते हैं एक आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस होता है इन्फिनिटी, और अगर अमीटर का पूछता है तो रेजिस्टेंस होता है 0। तो ये दोनों बातें मैंने इसलिए बताई कहीं फर्दर आपको किसी अदर एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो आप उसे कर सकें। तो इन्फिनिटी लगाया, उनका ऑप्शन करेक्ट है, तो ये होगा सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो और देखते हैं अपना 17th क्वेश्चन, व्हेन अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज ब्रॉट नियर नॉर्थ और साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट इट इज। तो उसमें जब भी आपको पता डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड में लाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं रिपेल्ड बाई पोल्स। तो स्टूडेंट्स ये सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड होगी उसे क्या करेगी, उसके अपोजिट ही वो डिस्प्लेस होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। और स्टूडेंट ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड का है, एन इलेक्ट्रॉन विथ वेलोसिटी वेक्टर बी की जो आप देख सकते हैं 2i कैप प्लस 3j कैप। तो ये XY प्लेन में है मान लीजिए, और ये इज सब्जेक्टेड टू अ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखते हैं हम लोग स्टूडेंट्स 4k कैप। तो स्टूडेंट जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जेड डायरेक्शन में है, देन इट्स। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है इस प्लेन में, और तो स्टूडेंट्स कहीं भी है मान लीजिए XY प्लेन में, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउट ऑफ द पेपर है, पॉजिटिव है 4k। तो स्टूडेंट आप जानते हैं जैसे ही इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर उसमें एंटर करेगा उसका पाथ कैसा हो जाएगा स्टूडेंट्स, अगर लीनियर आ रहा है तो उसका पाथ कैसा हो जाएगा, सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो रहा है, पाथ चेंज हो रहा है इसका, लेकिन स्टूडेंट सर्कुलर मोशन में क्या हो रहा है, स्पीड उसकी वही रह रही है। और यहाँ पे स्टूडेंट जो रेडियाई होता है आप जानते ही हैं R=mv/qb। तो मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है, यहाँ पे चार्ज उसका फिक्स ही होगा, मास भी फिक्स होगा, जिस वेलोसिटी से आ रहा होगा वो वेलोसिटी फिक्स होगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट रेडियाई फिक्स रेडियाई होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो स्टूडेंट स्पीड नहीं चेंज हो रही है, वेलोसिटी अगर कंसीडर करेंगे तो डायरेक्शन की वजह से चेंज होता रहेगा, डायरेक्शन की वजह से मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होगा। तो यहाँ पे स्पीड भी सेम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पाथ विल चेंज, स्पीड विल चेंज, तो ये भी नहीं होगा, पाथ विल चेंज जैसे होगा पाथ एंड स्पीड, तो नाइदर पाथ। तो स्टूडेंट ये फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पाथ बस चेंज हो रहा है, वहां पे स्पीड तो चेंज हो नहीं रहा है, और यहाँ पे लिखा है नाइदर पाथ तो चेंज हो ही रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट इस केस में। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आ रहा होगा और आप अपने ऑप्शंस को समझ पा रहे होंगे कि आपका ऑप्शन सही है या नहीं। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं अपना 19th क्वेश्चन। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह यूनिफॉर्म मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस। तो स्टूडेंट अगर चार्ज
यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो मैंने आपको बताया था अगर वो एक्सेलरेट नहीं हो रहा तो क्या प्रोड्यूस करेगा स्टूडेंट्स, पहले तो रेस्ट पे रहता है तो भी वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और अगर मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो अगर वो यूनिफॉर्म मूव कर रहा है तो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो दोनों को वो प्रोड्यूस करेगा। तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20 जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, और ये काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था आपसे स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आई करंट होती है, यहाँ पे मान लीजिए ये हमने यहाँ पे शंट लगा दिया है, और यहाँ पे स्टूडेंट्स ये गैल्वेनोमीटर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें शंट आपने लगा दिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कह रहा है कि इन अमीटर 1% ऑफ द टोटल करंट पासिस थ्रू गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस जी। तो गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो जी है। द रेजिस्टेंस ऑफ द अमीटर इज, तो स्टूडेंट अमीटर का रेजिस्टेंस पूछ रहा है। तो स्टूडेंट पहले हम क्या करेंगे, इसका रेजिस्टेंस तो दिया है, इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, और दोनों का रेजिस्टेंस जो है वो क्या होगा, टोटल अमीटर का रेजिस्टेंस होगा। तो पहले हम शंट रेजिस्टेंस देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि S इक्वल टू होता है शंट रेजिस्टेंस इक्वल टू आई जी डिवाइडेड बाई आई माइनस आई जी मल्टीप्लाई बाई जी। तो स्टूडेंट्स आई जी 1% दिया हुआ है, तो मान लीजिए 100% हम मान लेते हैं टोटल को, तो ये 1% मान लीजिए, और स्टूडेंट ये टोटल 100 था, 100 आ रहा था, तो आई जी 1 हुआ, और ये जी, तो शंट कितना आ गया स्टूडेंट्स, जी बाई 99। तो शंट आ गया, और ये तो जी था ही, ऊपर जी है ही। तो अब तो हमारा शंट रेजिस्टेंस आ गया, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हमें पता है, मीटर का रेजिस्टेंस पूछा हुआ है यहाँ पे, द रेजिस्टेंस ऑफ द मीटर इज, तो ये दोनों पैरेलल में होते हैं आपको पता है। तो जो अमीटर का रेजिस्टेंस होगा आर, वो हो जाएगा जी मल्टीप्लाई बाई जी बाई 19 डिवाइडेड बाई जी प्लस जी बाई 19। तो स्टूडेंट जो अमीटर का रेजिस्टेंस होता है ये इन दोनों से कम होता है, आपको पता ही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी स्क्वायर, यहाँ पे आपका हो जाएगा 100 जी बाई 99। यहाँ पे देख सकते हैं आर इक्वल टू हो जाएगा जी मल्टीप्लाई बाई जी डिवाइडेड बाई 99 डिवाइडेड बाई जी प्लस जी डिवाइडेड बाई 99। तो ये हो जाएगा जी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 99, और नीचे यहाँ पे देख सकते हैं 100 जी डिवाइडेड बाई 99। तो 99 से 99 कट जाएगा, जी से जी कट जाएगा, एक पे आर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आर कितना आ जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं आर की वैल्यू आ गई जी बाई 100। ये क्या होगा स्टूडेंट्स, अमीटर का रेजिस्टेंस होगा। इसमें स्टूडेंट्स कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स एस निकाल लिए होंगे, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी, उनको नहीं पता होगा कि कैसे हम अमीटर का रेजिस्टेंस निकालें तब, क्योंकि ये फॉर्मूला सबको याद होता है जनरली, एस इक्वल टू आई जी डिवाइडेड बाई आई माइनस आई जी जी। तो यहाँ से शंट रेजिस्टेंस तुरंत आ जाएगा, लेकिन अगर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन लेंगे गैल्वेनोमीटर और शंट रेजिस्टेंस का, तो आपको अमीटर का रेजिस्टेंस मिलेगा। तो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स, जी डिवाइडेड बाई 100। तो जी डिवाइडेड बाई 100 आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 क्वेश्चन, इसको इरेज कर दूं पहले मैं। टू आइडेंटिकल लैंप्स कनेक्टेड इन पैरेलल टू अ 6 वोल्ट बैटरी कंज्यूम्स टोटल 48 वाट पावर, द रेजिस्टेंस ऑफ ईच लैंप इज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो लैंप हैं, आइडेंटिकल हैं, तो मान लीजिए एक का P1 एक का P2, तो दोनों सेम ही होगा, 48 वाट का पावर कंज्यूम कर रहे हैं। तो एक कितना कंज्यूम कर रहा है, दोनों आइडेंटिकल हैं, तो एक कंज्यूम कर रहा होगा 24, डिवाइड कर देंगे 2 से, क्योंकि P1 इक्वल्स टू P2 है। तो अब पूछ रहा है कि अगर 6 वोल्ट की बैटरी है यहाँ पे, तो B क्या है, 6 वोल्ट है, कंज्यूम पावर 48 वोल्ट, द रेजिस्टेंस ऑफ ईच लैंप। तो रेजिस्टेंस क्या होता है स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R, तो आपको पता ही है स्टूडेंट्स। तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाई P। तो B कितना है 6, तो ये हो जाएगा 36, और P कितना आया था 24। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आप R कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 12 से आप 3 टाइम्स ही है, 3/2, तो 1.5 ओम। तो जो लैंप का रेजिस्टेंस होगा स्टूडेंट्स वो कितना आ जाएगा, 1.5 ओम। तो आपका फोर्थ ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट्स, करेक्ट ऑप्शन होगा। 1.5 ओम जो होगा वो एक लैंप का रेजिस्टेंस होगा स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं P इक्वल टू होता है BI और I इक्वल टू होता है B बाई आर। तो यहाँ पे B बाई आर रखेंगे आप, तो B स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। तो इसलिए स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला याद रखें। फ्यूज वायर शुड हैव, तो स्टूडेंट 22 क्वेश्चंस देखते हैं अब हम। तो स्टूडेंट आप जानते हैं कि फ्यूज वायर के लिए दो प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक तो उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई हो, और दूसरा उसकी मेल्टिंग पॉइंट कम हो। तो हाई रेजिस्टेंस लो मेल्टिंग पॉइंट, तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स, हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। देखते हैं स्टूडेंट्स अपना 23 क्वेश्चंस। थर्मोकपल वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ, तो स्टूडेंट्स ये सीबेक इफेक्ट पे काम करता है जनरली।
तो स्टूडेंट्स इसमें सीबेक इफेक्ट पे काम करता है, कुछ जगह ये कंसीडर होते हैं लेकिन ये मेनली सीबेक इफेक्ट पे काम करता है। तो ये फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर इन ऑप्शन में से देखेंगे तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स। तो 23 का फोर्थ ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देख सकते हैं करेंट इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब डिक्रीजेज। तो स्टूडेंट इससे देख लेते हैं विद्युत बल्ब में 1% धारा में ह्रास से शक्ति में ह्रास होगा। तो स्टूडेंट जो करंट है वो कितनी डिक्रीज हो रही है, 1%। तो पूछ रहा है कि पावर में कितना डिक्रीमेंट आएगा या कितना डिक्रीज होगा पावर। तो आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि P इक्वल टू होता है बी आई और यहाँ पे आई बी इक्वल टू होता है एन टू आर, तो हो जाएगा आई स्क्वायर आर से। अगर हम देखें तो डेल्टा P बाई P इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 डेल्टा आई बाई। तो अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं तो स्टूडेंट्स अगर हम करंट में 1% का लॉस करेंगे, चेंजिंग लाएंगे, तो इसमें कितना लॉस कितना चेंजिंग होगा, 2% का। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स डेल्टा आई बाई आई अगर मान लीजिए आपका 1% है तो ये 2 मल्टीप्लाई बाई 1, तो नियर अबाउट स्टूडेंट्स ये 2% आता है। मैं यही आपको बताना चाहता हूँ। जनरली आप अगर चाहिए तो कोई एक करंट आप फिक्स कर लें, मान लीजिए 100, आप कोई भी करंट फिक्स कर लीजिए 10 एम्पियर और आप उस 9 एम्पियर दोनों पे पावर कैलकुलेट करके उसमें आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको नियर अबाउट 1.9 या 9 अचीव करेंगे आप 2 के करीब में। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स पॉइंट्स में आंसर नहीं है तो आपको थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये अप्रॉक्सीमेट आइडिया मैंने आपको बताया और आप जनरली इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखते हैं 25 क्वेश्चंस। द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस सोन इन फिगर हैज रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉइंट ए और बी के बीच हमें रेजिस्टेंस बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है, तो आप देख सकते हैं। तो पहले यहाँ पे देख सकते हैं आप कि व्हीट स्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट आप लगाइए, तो ये रेशियोज तो मैच कर रहे हैं तो ये तो नल हो जाएगा, तो ये इसे रिमूव कर देंगे। तो ये 20 और ये 20 इस तरीके का कुछ होगा। ये यहाँ पे होगा 20 और ये यहाँ पे 20 और ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है और ये तो रिमूव हो गया, तो ये बचे 20 और फिर ये 20 और फिर ये आपका रहा 30। तो ये 20 ये 20 ये भी 20 और ये भी 20 और ये 30। अब स्टूडेंट्स क्या होगा, ये 20 मिलके यहाँ से ए पॉइंट है मान लीजिए, तो ये कितने हो जाएंगे 40 और ये भी 40 हो जाएगा दोनों, क्योंकि सीरीज में है और ये तो 30 है ही। तो स्टूडेंट्स ये 40 और ये 30। अब स्टूडेंट्स ये 40 और ये 40 है पैरेलल में, तो आप ये 40 और ये 40 मिलके कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे। पहले इनको ऐड करते हैं। तो ये जैसा कि मैंने आपको बताया ये पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो ये पॉइंट फिर से लीजिए और यहाँ पे आपका ये क्या है 40 मिलके कितना हो गया 20 ओम और ये 30 ओम है। अब 20 ए बी के बीच, तो ए बी के बीच क्या होगा 20 ओम और 30 ओम जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो आप समझ सकते हैं पैरेलल में अगर होगा तो क्या होगा, तो जो इक्विवेलेंट आ जाएगा ए बी के बीच वो कितना आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाई 30 प्लस 20, तो 600 और ये डिवाइडेड बाई 50, तो ये आ जाएगा आपका 12। तो 12 ओम आपका होगा आंसर। तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स। आई होप आपको आंसर समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हैज द डायमेंशन। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपने इसे कैलकुलेट कर लिया होगा स्टूडेंट्स, लेकिन मैं यहाँ पे फिर से एक बार कैलकुलेट करके आपको दिखा देता हूँ स्टूडेंट्स। तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स क्यू बी इक्वल टू आई इंटू आर और क्यू इक्वल टू आई टी। तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स बी आई टी, क्योंकि बी इक्वल टू आई आर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप और भी देख सकते हैं डब्ल्यू इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो इसमें आई का आपको पता ही है, एक टी का आपको पता है, तो आप इजिली यहाँ से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो डब्ल्यू आपका हो जाएगा, आप जानते हैं ML2T-2 होता है डायमेंशन डब्ल्यू का, और आई का होता है A पे पावर 2 और फिर आर पे आप देख सकते हैं आर का हमें कैलकुलेट करना है तो अननोन है, और ये टी का होता है टी। तो जो आर का डायमेंशन होगा वो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ML2 फिर टी पे -3 और ए पे स्टूडेंट्स -2, ML2 टी पे -3 ए पे -2, ML2 टी पे -3 पे -2। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट्स करेक्ट ऑप्शन होगा। तो स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा हमें कैसे डायरेक्टली फार्मूला यूज करना है, डायरेक्ट वो फार्मूला यूज करना है जिससे हमारा नोन हो सारे डायमेंशन, तो हम डायरेक्टली वहां से पुट करके डायरेक्ट डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इनफाइनाइटेसिमल थिन मेटल शीट हैज यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, द इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द शीट इज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये बोल रहा है कि इनफाइनाइटली थिन शीट है, शीट थिन है, सिग्मा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये मेटेलिक है। तो स्टूडेंट अगर मेटेलिक शीट है तो वहां पे आप जानते हैं कि
जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो आपका होगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। अगर मेटालिक की बात आ गई तो वहां पे होगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। मेटालिक कोई शीट है, अगर उसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं तो हमारा कितना आता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसका ध्यान रखें स्टूडेंट्स आप, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेटालिक शीट है यहाँ पे, तो जो चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे वो यहाँ पे आपको इस सरफेस पे आ जाएंगे, सरफेस पे ही होंगे, आप जान रहे हैं। तो ये कंट्रीब्यूशन हमने देखा था जो गॉस लॉ से निकाला था मेटालिक शीट के लिए, चार्ज के लिए, वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन देखा तो मैंने इसे करा दिया है, फर्दर क्वेश्चंस आएंगे तो मैं दूसरी वीडियो में करा दूंगा क्योंकि ये काफी लंबा वीडियो भी हो जाएगा, तो उसको मैं भी करा देता हूँ। जो क्वेश्चन मुझे दिख रहे हैं, इन फ्लूइड साउंड वेव्स ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ, तो स्टूडेंट्स हमेशा साउंड वेव किस में ट्रेवल करती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स। लाइट आपका ट्रांसवर्स नेचर है लाइट का, लेकिन यहाँ पे ये साउंड वेव जो है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है, तो आपको ने वहां देखा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 35। इन अ स्टेशनरी मीडियम a sound source is moving with respect to a stationary observer. If the frequency observed by the observer is equals to the frequency of the first overtone of the sound produced by the source, the velocity of the source is। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ऑब्जर्वर है स्टेशनरी है, स्टेशनरी मीडियम स्टेशनरी है और साउंड सोर्स मूव कर रहा है, तो बीएस मूव कर रहा है, ये तो पहले पता चल गया। तो वो मूव कर रहा है मूव सोर्स रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी, ऑब्जर्वर जो है वो फिक्स है। ऑब्जर्वर क्या है स्टूडेंट्स, फिक्स है, वो वेलोसिटी जीरो है बी ऑब्जर्वर की। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व बाय द ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्व कर रहा है ऑब्जर्वर, इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट ओवरटोन। तो स्टूडेंट्स ये मान लीजिए एफ फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है, लेकिन ये कितना सुन रहा है, फर्स्ट ओवरटोन, तो 2f सुन रहा है ये, प्रोड्यूस बाय द सोर्स। तो जो सोर्स प्रोड्यूस कर रहा है उसका ये ओवरटोन सुन रहा है, तो आप समझ सकते हैं। द वेलोसिटी ऑफ द सोर्सेज, तो वेलोसिटी ऑफ सोर्स पूछा हुआ है कि इसकी वेलोसिटी कितनी है सोर्स की। तो आप जानते हैं एन डैश इक्वल टू, जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं, बी प्लस माइनस बी ओ डिवाइडेड बाई बी प्लस माइनस बी एस। तो कंडीशन आपने देखा कि ये डबल सुन रहा है, तो इसका मतलब ऑब्जर्वर उसके पास जा रहा होगा। अब तो इसके लिए हम फॉर्मूला जानते हैं कि एन डैश इक्वल टू क्या हो जाता है, एन बी साउंड है, वेलोसिटी ऑफ साउंड, पहले तो ये जीरो है, तो बी ओ जीरो है यहाँ पे, अब स्टेशनरी है आपका ऑब्जर्वर, और ये बी हो जाएगा, और ये इस साइड आ रहा है, साइड में ही जा रहा है, तो हमें फ्रिक्वेंसी बढ़ती हुई मिल रही है, तो इसे माइनस साइन यूज करेंगे, तो ये हो गया आपका। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या कर रहा है, जो एन डैश सुनाई दे रहा है हमारे ऑब्जर्वर को, वो 2n है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 2n इक्वल टू n और b डिवाइडेड बाई b माइनस बी एस। तो यहाँ से n से n कैंसिल हो जाएगा, और आप यहाँ पे देख पाएंगे कि 2b माइनस 2vs इक्वल टू b। तो स्टूडेंट्स 2bs इधर भेज दीजिए, और यहाँ से भी हो जाएगा 2bs इक्वल टू b, तो bs इक्वल टू कितना आ जाएगा, b डिवाइडेड बाई 2। तो हमारा सोर्स जो है स्टूडेंट्स, तो b बाई 2, तो हमारा सोर्स जो है स्टूडेंट्स वो b बाई 2 की वेलोसिटी, साउंड के हाफ वेलोसिटी से स्टूडेंट्स हमारे ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। तो स्टूडेंट b बाई 2 टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, b बाई 2 की वेलोसिटी से स्टूडेंट्स हमारा जो सोर्स है वो ऑब्जर्वर की साइड मूव कर रहा है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन था, ऐसे डॉपलर इफेक्ट मैंने थ्योरी भी पढ़ाया था और उसके न्यूमेरिकल्स भी करवाए थे, तो आपने ये क्वेश्चन इजीली कर लिया होगा। और यहाँ पे देखते हैं 36 क्वेश्चन स्टूडेंट्स। अ गर्ल सिटिंग ऑन अ स्विंग स्टैंड अप, द पीरियड ऑफ द स्विंग इज। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2 पाई रूट एल इफेक्टिव एल बाई जी। तो स्टूडेंट्स एल इफेक्टिव यहाँ पे, तो आप जानते हैं जब वो लड़की स्विंग कर रही थी, यहाँ पे एल लेंथ की मान लीजिए यहाँ पे डोरी है, और तो अगर वो खड़ी हो जाती है तो उसका इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ से घट जाएगा, सेंटर ऑफ मास से जो कंसीडर हम करते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स क्या होगा, जो इफेक्टिव लेंथ अगर प्रोपोर्शनल है रूट एल के, तो अगर लेंथ घटी तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड डिक्रीजेस। तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स। और 37 क्वेश्चन देखते हैं। अ होल इज मेड इन अर्थ थ्रू इट्स सेंटर अलोंग अ डायमीटर, अ पार्टिकल ऑफ मास m ड्रॉप्ड फ्रॉम वन एंड इनटू द होल मेक्स HSM ऑफ पीरियड। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, आप डायमेंशन से भी लगा सकते थे अगर आपको इतना बड़ा पढ़ने के बाद कुछ समझ नहीं आ रहा है, और डायरेक्टली आपको याद ही होता है ऐसे क्वेश्चन का आंसर, तो कि जो हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला है अर्थ के डायमीटर में जो होता है, तो वो होता है, ये क्वेश्चन मैंने कराया था जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा था, उसमें इस तरीके का क्वेश्चन था। तो t इक्वल टू 2 पाई रूट आर बाई जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। और इसे आप डायमेंशनली भी देख सकते हैं अगर आप इसे करते हैं तो।
क्योंकि आप यहाँ डायमेंशन से भी इसे लगा सकते थे, क्योंकि आप समझते हैं कि जो आर है उसकी डायमेंशन तो एल है, तो एल और जी पे क्या होता है, जी होता है एल टी माइनस टू, तो इस पे है आपका हाफ, तो एल से एल कैंसिल, टी पे माइनस टू, तो यहाँ पे ये ऊपर चला जाएगा तो ये टी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायमेंशनली भी ये करेक्ट है। तो आप डायमेंशन अगर यहाँ पे यूज करते तो भी आप ऑप्शंस को करेक्ट कर सकते थे। मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ स्टूडेंट फर्दर भी आपके लिए, अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो, इसलिए मैंने आपको ये बात बताई। जनरली आपको फॉर्मूला याद रखना चाहिए, अच्छे से कॉन्सेप्ट को भी समझे रहना चाहिए, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। 38 क्वेश्चन, इन द स्पेक्ट्रम ऑप्शन द फ्राउनहोफर लाइंस आर एक्सप्लेन्ड बाय। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बीन्स लॉ के थ्रू जो स्पेक्ट्रम ऑप्शन में फ्राउनहोफर लाइंस है वो एक्सप्लेन की गई थी। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, विन्स लॉ। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 39th क्वेश्चन। स्टूडेंट, अ बोट फ्लोटिंग इन अ टैंक इज कैरिड पैसेंजर, इफ द पैसेंजर्स ड्रिंक वाटर फ्रॉम द टैंक, द वाटर लेवल ऑफ द टैंक। तो स्टूडेंट्स मान लीजिए वाटर है यहाँ, और इसमें स्टूडेंट्स कोई बोट है आपकी, इसमें पैसेंजर्स हैं, फुल है। स्टूडेंट अगर ये बोट चल रही है, वाटर लेवल फिक्स है यहाँ पे, और इसमें से अगर ये लोग पानी पी रहे हैं, इसमें से बोट पे जो लोग हैं अगर इसमें से पानी पीते हैं तो वाटर लेवल क्या आ गया पूछा गया है। तो स्टूडेंट आप जानते हैं कि जिस तरीके से वॉल्यूम या मास यहाँ पे होगा बोट का, वो जितना ही यहाँ पे अगर हम इंक्रीज करेंगे उतना ही वाटर लेवल हमारा यहाँ से बढ़ेगा। तो यहाँ से जितना हम घटाएंगे पी के उतना इस वेट के थ्रू बढ़ जाएगा, तो हमारा रिमेन अनचेंज रहेगा। तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा इस केस में, रिमेन अनचेंज्ड। तो क्योंकि हम अगर यहाँ पे आप जानते हैं यहाँ पे अगर मास बढ़ता है, वेट बढ़ता है, तो उतना फिर से पानी ऊपर आएगा, तो इसलिए उसमें बैलेंस हो जाएगा। तो ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, रिमेन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज एन आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि एडियाबेटिक प्रोसेस को, जिसमें डी क्यू इक्वल टू जीरो होता है, क्योंकि डी एस इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, डी क्यू बाई टी। तो यहाँ पे डी क्यू अगर जीरो है तो डी एस इक्वल टू जीरो होगा, तो एंट्रोपी चेंज नहीं होगी, तो इसलिए एडियाबेटिक प्रोसेस को आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस कहा जाता है। तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स। और ये देख सकते हैं 42 क्वेश्चंस। टू सोप बबल्स ऑफ रेडियाई 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर कोलेप्स टू फॉर्म अ बिग बबल, द रेडियस ऑफ द बिग बबल इज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे दो बबल्स हैं, आप समझ सकते हैं, जो बबल्स हैं उनको मिला के एक बड़ा बबल बनाया जा रहा है, तो इसकी रेडियाई पूछ रहा है, जबकि दिया इसकी रेडियाई 1 सेंटीमीटर है और इसकी रेडियाई 2 सेंटीमीटर है। तो आप जानते हैं स्टूडेंट्स 4/3 पाई आर क्यूब होता है हमारा जो स्फीयर का वॉल्यूम होता है। तो R1 क्यूब इक्वल प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब इक्वल टू आपका जो बना है इसका मान लीजिए रेडियस R है, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई R क्यूब। तो ये क्वांटिटीज कॉमन है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, आपका आ जाएगा R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब इक्वल टू R क्यूब। तो स्टूडेंट्स R क्यूब इक्वल टू आप देख सकते हैं R1 है आपका 1 सेंटीमीटर, तो ये 1 क्यूब प्लस यहाँ पे 2 है तो ये 2 क्यूब, तो 1 प्लस 8 तो 9 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है स्टूडेंट्स। तो R इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 पे 1/3 सेंटीमीटर। यहाँ से आप देख सकते हैं हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स, 9 पे पावर 1/3 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपको ये भी समझ में आया होगा, ये फ्लूइड का क्वेश्चन है। हाँ तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देख सकते हैं, अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस A to B at a speed to 40 km per hour and return to A at a speed 30 km per hour. The average speed of the entire journey is। तो स्टूडेंट्स आप एवरेज स्पीड जानते हैं होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। स्टूडेंट्स हम A से B जा रहे हैं और A से B आ रहे हैं, तो ये मान लीजिए S डिस्टेंस है हमारी, तो टाइम इक्वल टू जानते हैं आप डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, S/B1 हो जाएगा T1 और S/B2 हो जाएगा T2 की वैल्यू हो जाएगी S/B2। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप देख सकते हैं टोटल डिस्टेंस जो हमने चली वो 2s थी, क्योंकि s आए और s गए तो 2s, और S/B1 तो S/40 प्लस S/30। तो स्टूडेंट्स इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 240 डिवाइडेड बाई 7 किमी पर आवर। तो स्टूडेंट्स हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस तरीके से बी एवरेज हमारा जो आ गया स्टूडेंट्स 240 डिवाइडेड बाई 7 किमी पर आवर। 39 क्वेश्चन, लार्ज फ्लूइड स्टार oscillate in shape under the influence of its own gravitational field. Using dimensional method, the period of oscillation t depends on the radius of star r, mean fluid density rho and gravitational constant g। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे टाइम पीरियड बता रहा है कि जो है वो डिपेंड कर रहा है रेडियाई पे, डेंसिटी पे और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे। तो स्टूडेंट्स पहले तो ये ऑप्शन है कि आप टाइम पीरियड लिखें, यहाँ पे टी लिखें और मान लीजिए आर रेडियस के पे डिपेंडेंसी है, डेंसिटी के बी पे और
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के सी पे डिपेंडेंसी, या फिर आप ABC इक्वेशन सॉल्व करें, फिर यहाँ पे आपको ऑप्शंस को ट्रिक करें कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि रो और जी का ही वेरिएशन है, कभी इसका स्क्वायर किया जा रहा है, कभी इसका रूट किया जा रहा है। तो मैं रो जी का डायमेंशन पहले देख लेता हूँ क्या आ रहा है। तो रो इक्वल टू आप जानते हैं M/B होता है, और जो जी होता है यहाँ पे आप समझ सकते हैं F = G M1 M2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो यहाँ से आपका जी आ जाएगा FR² बाई M1 M2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आ गया FR² बाई M1 M2। यहाँ पे डायमेंशन की बात हो रही थी, M क्यूब या M1 और M2 दोनों की डायमेंशन सेम ही होगी, तो यहाँ से स्टूडेंट्स आप समझ सकते हैं। तो और यहाँ से B और R, तो L³ होगा और ये L² होगा, तो और M से M कैंसिल कर दीजिए, तो स्टूडेंट्स F हो जाएगा, और यहाँ से B से B, तो यहाँ पे L बचेगा और R स्क्वायर कैंसिल हो गया, और यहाँ पे M बचेगा। F = MA होता है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे AM और L, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे M से M कैंसिल हो जाएगा, A/L आ जाएगा, और यहाँ पे जानते हैं A की जो डायमेंशन होती है LT - 2 और AL, तो जो डायमेंशन आ जाएगा रो मल्टीप्लाई बाई जी का वो T - 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं 1/ρg की जो डायमेंशन होगी वो होगी T²। तो इसमें अगर हम रूट ले लेते हैं तो हमारी डायमेंशन T के बराबर आ जाएगी। तो इस तरीके से हम समझ पाएंगे जो T है वो 1/√ρg होगा, जो टाइम पीरियड है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, जो डिपेंडेंसी है रो और जी की 1/रूट में रो मल्टीप्लाई बाई जी। तो इस तरीके से हमने देखा सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। और चंद्रशेखर लिमिट इज द यूनिट ऑफ, तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं चंद्रशेखर लिमिट जो है वो अगर आपका मास जैसे ड्वार्फ स्टार हो गया, इस तरीके के जो हायर मास है उनके लिए यूनिट यूज की जाती है मास के टर्म में, तो ये इसका ऑप्शन सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ये मास का यूनिट है, चंद्रशेखर लिमिट इज द यूनिट ऑफ मास। तो स्टूडेंट्स ये मास हायर मास के लिए, जब क्वांटिटी काफी बड़ी हो उसके लिए यूज किया जाता है चंद्रशेखर लिमिट। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने क्वेश्चंस को किया और उसके आंसर्स बताया आपको। तो स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो स्टूडेंट्स चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। स्टूडेंट्स आपका लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ही मेरा मोटिवेशन है, तो स्टूडेंट्स चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें स्टूडेंट्स, जिससे कि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए, जो भी मैं वीडियो आपके लिए बनाता हूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए, आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें और फर्दर आपको जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आप तक पहुंच सकें। स्टूडेंट्स जो क्वेश्चंस बचे हैं फिजिक्स के, उसे मैं नेक्स्ट वीडियोज में, अगर मुझे क्वेश्चंस मिल जाते हैं और मुझे टाइम मिलता है, तो मैं आपको आपके लिए जो क्वेश्चंस बचे हैं, कुछ क्वेश्चंस इसमें, वो मैं सॉल्व करके उसके आंसर्स भी आपको बता दूंगा। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका फर्दर कोई और एग्जाम है तो उसकी पढ़ाई करते रहें, और इसमें से स्टूडेंट्स कुछ पॉइंट्स मैंने बताए होंगे, शायद आपके लिए कुछ न्यू हो तो उसमें जरूर कुछ सीखें, कोई फॉर्मूला नया हो या कोई कॉन्सेप्ट, जैसे किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो स्टूडेंट्स हर चीजें सीखते रहें, इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी और आपके नेक्स्ट टू नेक्स्ट एग्जाम और बेहतर से बेहतर होते जाएंगे। और करें आपका अच्छे से एडमिशन हो जाए और आप लोग बेहतर परफॉर्म कर पाए इसे एंट्रेंस में भी, BHU एंट्रेंस में भी। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ स्टूडेंट्स। बहुत बहुत धन्यवाद।